brought to you by ITIL. उन्नीसवीं सदी की शुरुआत की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर ने नागा सैनिक का चित्र बनाने के लिए कहा। चित्र बनाया गया। इस चित्र में नजर आया नंगे बदन और नंगे पैर वाला एक व्यक्ति, कमर पर चमड़े की एक बेल्ट जिसमें कटार लगी थी, बारूद से भरी थैलियां थीं, हथियार और गोला बारूद थे, जटाएं लंबी थीं और सिर पर एक जूड़े की तरह बंधी थीं। चित्र में एक बंदूक और माथे पर तिलक भी नजर आता है। कुंभ के मौके पर हमने नागा साधुओं की खूब चर्चा सुनी। कई नागा साधु भी देखे, उनकी कठोर तपस्याएं देखी। कोई साधु हठयोग में सालों से एक हाथ उठाए हुए है तो कोई बैठने का ही त्याग कर चुके हैं। कोई खुद को भभूत में पूरी तरह लपेटे ध्यान में लीन है तो कोई अस्त्र शस्त्र से लैस गंगा नदी की गोद में खेलते नजर आते हैं। पर इन सभी में एक बात समान है, सभी वस्त्रों का त्याग कर चुके होते हैं, किसी अखाड़े से जुड़कर शस्त्रों का ज्ञान लेते हैं। और जब भी कुंभ का आगाज होता है सभी सुदूर इलाकों से कुंभ के मौके पर चले आते हैं, यहाँ रहते हैं, कुंभ के समापन के बाद फिर लौट जाते हैं। सवाल ये कि कहाँ से आते हैं इतने नागा साधु और कुंभ के बाद कहाँ लौट जाते हैं? सन्यासियों की समाधि का क्या मतलब होता है? कैसे ध्यान करते हैं नागा साधु? सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी सदियों पहले के कुंभ की। कुंभ में नागा सन्यासी आते हैं, स्नान में हिस्सा लेते हैं, आम लोग इन्हें देख पाते हैं। वैसे ये साधु नग्न रहते हैं, लेकिन समाज में आने पर लोक मर्यादा के लिए ये उपवस्त्र यानी कौपीन लंगोट धारण करते हैं। ध्यान पूजा पाठ करने के बाद इतनी संख्या में आए नागा सन्यासी कहाँ जाते हैं? जवाब मिलता है कुछ गांव, खेड़ों, कस्बों और शहरों में स्थित मंदिरों, मठों और आश्रमों में लौट जाते हैं। वहीं का प्रबंध देखते हैं, रहते हैं। वहीं कई गुफाओं और कंदराओं में ध्यान, तप और समाधि में लीन होने निकल जाते हैं। पर इन समाधियों में होता क्या है? नागा सन्यासियों के तप और चमत्कार से जुड़ी कहानियों के बारे में क्या जिक्र मिलता है? नागा सन्यासियों और इनकी समाधियों के इर्द गिर्द तमाम कहानियां और चमत्कारों का जिक्र मिलता है। ऐसी ही एक कहानी विलियम आर पिच अपनी किताब वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स में बताते हैं। कहानी प्राचीन बुंदेलखंड के घने जंगलों की है, जहां एक नौजवान सन्यासी एक गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। गुफा के भीतर युवा सन्यासी के गुरु समाधि में लीन थे, समाधि जो मौत से अछूती थी। गुरु को समाधि में लीन हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि एक अनजान शख्स वहां खड़ा होता है और गुफा के भीतर जाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि युवा सन्यासी अपने गुरु के तप में कोई खलल नहीं पड़ने देना चाहता। वो अनजान शख्स के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये अनजान आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये युवा सन्यासी के गुरु के भी अमर गुरु थे। हालांकि क्रोधित होने के बजाय वो युवक के समर्पण से प्रभावित हुए, उसे एक वरदान दिया। इस युवा सन्यासी का नाम था राजेंद्र गिरी। राजेंद्र गिरी ने वरदान मांगा भी, कहा कि वो एक महान राजा बनना चाहते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले प्राचीन नागा समाधियों के बारे में जान लेते हैं। बकौल पिंच ये कहानी भविष्यवाणी या चमत्कार का महत्व बताने के लिए नहीं है, बल्कि अमरता के विवरण के लिए है। आज समाधि को आत्मा के परमात्मा के मिलन, गहरे ध्यान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जिस संदर्भ में इस प्राचीन कहानी का जिक्र किया गया है वहाँ समाधि का मतलब इससे इतर था। वहाँ समाधि का मतलब अनुशासन के जरिए अमरता पाने से था, मृत्यु को जीतने से था। माने समाधि का मतलब तब जीवन पर जीत से था। जैसा कि राजेंद्र गिरी के गुरु पहले इस अमर अवस्था तक पहुंच चुके थे, उनका गुफा के द्वार पर आना इस बात का संकेत था कि राजेंद्र गिरी के गुरु भी इस अवस्था को पा चुके हैं। क्या मतलब है समाधि में होने का? महान योगी और हठ योग प्रदीपिका के रचयिता स्वात्मा राम समाधि में लीन योगी के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक योगी जो सभी अवस्थाओं से परे है, सभी विचारों से मुक्त है और जो मृतक की तरह प्रतीत होता है, वह निस्संदेह मुक्त है। एक योगी जो समाधि में है उसे मौत नहीं निकल सकती, उसे कर्मों से फर्क नहीं पड़ता और वह दूसरों के प्रभाव में नहीं आ सकता। बहरहाल संन्यास के बारे में जानने के बाद अब बताते हैं उस युवा सन्यासी के साथ क्या हुआ जिसे उसके गुरु ने वरदान दिया था। राजेंद्र गिरी आगे चलकर बुंदेलखंड के फौजी कमांडर बनते हैं। बकौल पिंच बाद में राजेंद्र गिरी अवध के सफदर जंग के साथ जुड़ते हैं। इनका रुतबा ऐसा था कि इन्हें सलाम न करने की छूट दी गई, यानी ये किसी शासक को सलाम नहीं करते थे और इनके आने पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता था। एक बार यही राजेंद्र गिरी अपने अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात
एक मजबूर विधवा से होती है जिसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर थी। वो अपने दोनों बेटों को राजेंद्र गिरी को दे देती है। इनमें से एक बच्चा आगे चलकर अनूप गिरी गोसाई बनता है उर्फ हिम्मत बहादुर। बीबीसी के एक लेख के मुताबिक 1700 के अंत में यही अनूप गिरी अपने भाई उमराव गिरी के साथ 20,000 लोगों की अगुवाई कर रहे थे। उस वक्त के हिसाब से ये बड़ी सेना थी। अपनी किताब द एनार्की में विलियम डैलरिम्पल एक और मामले का जिक्र करते हैं। मुगल कमांडर मिर्जा नजफ खान की सेना में अलग किस्म के सैनिक थे। वो बताते हैं कि अनूप गिरी गोसाई के जटाधारी नागा 6,000 नंगे बदन सैनिकों और 40 तोपों के साथ शामिल हुए थे। सन्यासियों के युद्ध, समाधि और चमत्कार के किस्सों में एक कड़ी पिंच और जोड़ते हैं। विलियम आर पिंच ऐसे ही एक और चमत्कार की कहानी बताते हैं। थानेसर में दशनामी सबसे प्रभावशाली संप्रदाय था। थानेसर में महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े की शाखा एक बड़ी और किले जैसी संरचना थी जिसे बाबा श्रवणनाथ जी का स्थान कहा जाता। ऐसा माना जाता कि श्रवणनाथ जी एक प्रसिद्ध और करिश्माई संत थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। यहाँ के महंत आज गिर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही एक गिरी संत की कहानी है जो वहाँ के स्थानीय इतिहासकार बताते हैं। एक बार बाबा लक्ष्मण गिरी थानेसर आए, तब उन्होंने बाबा श्रवणनाथ के शिष्यों से दूध मांगा। शिष्यों ने भिक्षा पात्र में दूध डालना शुरू किया लेकिन वो भर नहीं पाया। फिर बाबा श्रवणनाथ खुद बाहर आए और अपने कमंडल से दूध डालने लगे। दूध निरंतर धारा में बहने लगा लेकिन ना तो कमंडल खाली हुआ और ना ही भिक्षा पात्र भर पाया। दोनों बाबाओं ने एक दूसरे को अपनी शक्तियों से संपन्न माना और एक दूसरे को गले लगा लिया। माना जाता है कि इस वाकये के बाद दोनों संतों के संप्रदाय आपस में मिल गए। हालांकि ये मान्यताएं हैं, सन्यासियों से जुड़े किस्से हैं जिनका जिक्र अलग अलग लेखक अपनी रचनाओं में करते हैं। पर इतिहास की नज़र से देखें तो नागा सन्यासियों का तप और युद्ध अपने आप में मानव सभ्यता के एक नए आयाम की परत खोलते हैं। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। बहरहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा मैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।